अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉवल जिसका नाम है शौक़ उल्फत और राइटर हैं अनमोल ख़ान। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आएगा। इस चैनल पे आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवल और स्टोरी सुनने को मिलेंगी, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है और मैं पिछले कुछ दिनों से नॉवल की एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए माज़रत हूँ। किसी इशू की वजह से नहीं कर सकी, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि मैं डबल एपिसोड या थोड़ी ज़्यादा एपिसोड अपलोड कर दूँ ताकि जो पहले नहीं हो सकी तो वो स्टोरी कंप्लीट हो जाए। तो चलें आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड नंबर 9, शौक़ उल्फत बाय अनमोल ख़ान। शायान ने इसके पहुंचने से पहले ही आगे बढ़कर इसके पेट में एक ज़ोरदार लात मारी कि वह दूर गिरा, जिसका सर ज़मीन से लग गया और वो वहीं ढेर हो गया। जबकि दूसरा फिर उठा और बंदूक शायान पर तानी। शायान ये देखकर एक पल को रुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, जिससे वो आदमी के चेहरे पर खौफ तारी होने लगा। देखो, मैं गोली मार दूंगा, रुक जाओ। दर्द से इसके पसीने छूटने लगे और कांपने लगा। यही पल था कि शायान ने एक पल में इसके हाथ से बंदूक खींच कर इस पर तान दी। अब बताओ, किसने भेजा है तुम लोगों को और क्यों ये लड़की चाहिए, वरना ऊपर भेज दूंगा अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो। और शायान ने बंदूक चलाई। एक गोली इस आदमी के हाथ पर लगी और वो दर्द से चीखने लगा। मम्मा, मैं बताता हूँ, हमें ऑर्डर दिया गया था इस लड़की को ख़त्म करने का। किसने ऑर्डर दिया था? हमारे बॉस को जिया नामी लड़की ने कहा था आपको हिफाजत से जाने दे और इस लड़की को ख़त्म कर दे। और कहते साथ ही वो दर्द से आदमी रोने लगा। इसे वहीं तड़पने के लिए छोड़कर शायान सख्त तासुर लाए गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। जितने गुस्से में शायान यह है, लगता आज जिया का बचना नामुमकिन है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको मन के वो मारने की? आज वो मरेगी शायान के हाथों। जिया को इसकी मंजिल पर छोड़कर वो गाड़ी कहीं गायब हो गई। जिया कदम उठाते हुए आगे जाने लगी। एक पल को रुकी और सामने देखा जहां आलीशान महलनुमा घर था। जिया देखकर हैरान हुई, बिल आखिर इसे यहाँ क्यों बुलाया गया था? अपनी सोचों को झटक कर जिया आगे गई। इसे जल्दी से यहाँ जाना होगा क्योंकि शायान आने वाला था। सबसे पहले वो मिलना चाहती थी शायान से, जिसको देखने के लिए वो कितना तड़प रही थी। जिया अभी अंदर हुई थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसके अंदर खौफ पैदा होने लगा था। जितनी वो बहादुर लड़की थी, यहाँ आकर इसे इतना ही खौफ आने लगा था। वेलकम माय लिटिल गर्ल, वेलकम। कहीं से आवाज़ें आने लगी। तो तुम जहाँ भी हो सामने आओ और अपने पैसे लो। जिया ने अपने खौफ पर काबू पा। आज तक जिया ने आहान को नहीं देखा था। इसकी बस इससे फ़ोन पर ही बात होती रही। ओहो माय मासूम सी लिटिल, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे पैसे दो? नो नो, मैंने तो एक बहुत ख़ास मकसद के लिए तुम्हें बुलाया है। जिया ने आवाज़ की सिमत मोड़कर देखा तो देखती ही रह गई। लंबे बालों, लंबी आंखों, जो किसी को भी कत्ल कर सकता है, और खूबसूरत चेहरा, सुनहरी बाल। दोनों हाथों पर टैटूज थे। वो कोई और नहीं, आहान था। हा 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 हा, माय लिटिल तुम्हारा ही हूँ। अपनी बकवास बंद करो और ये लो अपने पैसे, मुझे जाना है। कहते साथ ही जिया जाने लगी कि आहान एक ही सत में इसे पकड़कर दीवार के साथ लगा गया। हाँ, ऐसे कैसे? तुम मेरे दुश्मन से शादी करने लगी थी, ये जाने बगैर मैं दीवाना हूँ तुम्हारा। मुझे तुम्हारी आवाज़ से इश्क है माय लिटिल। देखो तो मैं तुम्हें दिन रात देखता हूँ। हाँ, तुमने मुझे आज पहली बार देखा है। मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। हर बार तुम्हें दूर से देखा है। हमेशा दिल करता था तुम्हें छू लूँ, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ को पी जाऊँ, मगर कभी मौका नहीं मिला। आहान किसी दीवानों की तरह इसके एक एक नकुश को उंगलियों से छूते हुए कह रहा था। जिया तो सख्ते में आ गई। ये क्या कह रहा था? इसने आज से पहले इसे कभी देखा ही नहीं, बस अपने काम के लिए इससे बात किया करती थी। आहान, जो सोच रही हो वो भी ठीक है। तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा, मगर तुम्हें क्यों लगा कि मैं किसी की इतनी आसानी से मदद करूँगा? बस तुम्हें पास लाना था, वरना जिसकी मदद करता हूँ इनसे बहुत बड़ी कीमत लेता हूँ, इसने बहुत पर जोर देते हुए कहा। और जब तुम जैसी लड़की हसीन लड़की हो, फिर बस करो अपनी बकवास। कमीने इंसान, मैं तो पैसे देने आई थी, मुझे क्या पता था तुम इतने बदतमीज़ निकलोगे। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। और रही जमशेद से शादी की, तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं करूं या ना करूं। और इसे पीछे धक्का देते जिया जाने लगी थी कि आहान के एक अल्फाज ने इसको कदम बढ़ाने से रोका। ये तुम क्या कह रहे थे? तुमने धोखा दिया मुझे? तुमने क्यों बताया शायान को मेरा? ओ नो, वो मुझे जान से मार देगा। अब क्या करूं मैं? क्यों क्या तुमने ऐसा जिया? इसकी गिरबान दोनों हाथों से पकड़कर गुस्से से कहती है।
माई लिटल इसलिए कि तुम वापस ना जाओ। अब तुम कैसे जाओगी? वो तो पहुंच गया होगा और सबसे पहले तुमसे मिलने घर आया होगा, क्योंकि तुमने इसकी जान से प्यारी बीवी को मारना चाहा जो इसके साथ आई ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। जिया जो गुस्से से इसे देख रही थी, इसके आखिरी अल्फाज सुनकर सदमे में आई। तो ये सब इसका प्लान था। कमीने इंसान, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसे मार देती है। आहान की आंखों में सुर्खी माल होगी। बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। आज से तुम मेरी कैद में रहोगी। इसकी कलाई पकड़कर इसे अपने करीब किया। मैं जाकर रहूंगी, तुम धोखेबाज हो। इसे पीछे करती जिया चिल्ला कर बोली, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। आहान अपने अंगूठे से सख्ती से इसके होंठों को छूता है। जिया के जिस्म में सनसनाहट दौड़ी। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। इसके इरादे देखकर जिया खौफ से बोली। इसे पछतावा होने लगा, क्यों मारा इसे। अब बात आगे बढ़ गई है लिटल, तुम्हें अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके चेहरे को ऊपर करके इसके होंठों पर झुक गया और बेदर्दी से इसे छूने लगा। जिया ने दोनों हाथों की मदद से इसे पीछे करना चाहा, मगर बेसुध। इसने इसके वहीं हाथ थाम कर पीछे कर लिया। होंठों को आज़ाद करके वो इसकी गर्दन पर झुकर वहाँ दांत काट दिया। दर्द से जिया के मुंह से सिसकी निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी आंखों में आंसू देखकर आयहान ने झुककर इससे के बारी बारी दोनों आंखों को चूमा और इसे गोद में उठाकर एक कमरे में लेकर इसे बेड पर लेटाया। तैयार हो, कुछ देर बाद निकाह है, क्योंकि मैं हराम रिश्ता नहीं बनाना चाहता। तुम्हें सज़ा देने के लिए निकाह होना ज़रूरी है, वरना तुम्हें एहसास कैसे होगा? तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? तैयार है ना? अगर कुछ गड़बड़ की वो हाल करूँगा, याद रखोगी। और बाहर निकल गया। पीछे जिया रोने लगी अपनी किस्मत पर। ऐसे ही तो नहीं कहते, अगर किसी को दर्द दोगे तो खुद भी तकलीफ़ में मुब्तला रहोगे। और जिया जैसे लोग कहाँ इस बात को समझेंगे। इस जैसे तो किसी को पाने के चक्कर में किसी को भी जान से मार सकते हैं। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और पता है, जिसका कोई नहीं होता इनके का अल्लाह होता है। और अल्लाह से बड़ी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। और मनाल का अल्लाह था जिसने इसे हर बार हर गलत लोगों से बचाया और जिया को इसके अंजाम पर भेज दिया। निकाह मुबारक हो मेरी जान। हाँ मेरी जान, अब क्यों रो रही? अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था हो गया। तुम मेरी कैद में आ गई हो। काश तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करती तो तुम्हारे लिए कुछ आसानी होती, मगर तुमने जो किया ना, इसका भी हिसाब देना होगा। आहान ने इसे ज़मीन पर बैठा देख कर कहा, जो अपनी बेबसी पर रोए जा रही थी। इसके पास पाँव के सहारे बैठ गया। जिया ने गुस्से भरी नज़र से इसे देखा। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ शायान, तुम्हें छोड़ा। हाँ, यही ना कि तुम्हारा वो कज़न मुझे छोड़ेगा नहीं। और हो मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। हाँ हाँ। आहान ने इसकी बात काट कर इसके चेहरे पर आए लट्टों को पीछे करते हुए शैतानी मुस्कुराहट से कहा। जिया को इसकी मुस्कुराहट इस वक्त जहर से भी बुरी लगी थी। आखिर क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, क्यों बकवास कर रहे हो? वैसे ही। अच्छा, बंद करो अपनी ये पटर पटर चलती ज़ुबान। आहान ने इसके यू ट्रेन की तरह चलती ज़ुबान से तंग आकर गुस्से से कहा। और असल बात, जिसको मरवाने के लिए तुमने मुझे कहा था वो तो यहाँ आई ही नहीं रही मगर इसकी वजह से तुम्हारे महबूब शयान को पता चल गया था कि तुमने इसकी बीवी को मरवाने की कोशिश की है, इसलिए इस बार वो तुम्हें मेरी कैद से आज़ाद नहीं करेगा जान। आहान ने इसको खड़ा करके इसकी कमर पर हाथ डालकर इस पर अपने बेहद करीब किया। जिया ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। इसे इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। इसने बेयकीनी से इसे देखा था। तुम ये क्या बोल रहे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिया ने इसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहा। तुमने धोखा दिया मुझे। अब शयान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? वो तो मुझे जान से मार देगा। मामा, मुझे मामा के पास जाना है। छोड़ो मुझे, तुम धोखेबाज हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे पास। मुझे शयान से बात करनी में इससे कितनी मोह। और आहान ने इसकी बातों से तंग आकर इसकी ज़ुबान ही बंद कर दिया। आहान का मुकाबला अब जिया से है, जिसको अब सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी है इसकी लंबी ज़ुबान के साथ। जमशेर को होश आ गया था। इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हयात को जैसे ही होश आया, इसने रो रो कर अपना हाल ख़राब कर लिया था। इसे जमशेर से मिलना है, मगर अभी जमशेर किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। सब ने बहुत मुश्किल से इसे काबू में किया और इस वक्त कमरे के बाहर बैठकर दुआएं की जा रही थी। इसकी ऐसी हालत देखकर जिया के वालिदा ने फूफो से पूछा, इसकी वजह क्या है? ये क्या हो रहा है? जिया को तो इन्होंने सारी बात बता दी थी, जिसे सुनकर इन्हें हैरत हुई। इन्हें अफसोस होने लगा कि इन्हें अपनी बेटी की दिली कैफियत का पता ही नहीं चला। शयान आया क्यों नहीं? कह रहा था थोड़ी देर में आता हूँ, जिया की मामा ने फूफो को देख कर कहा, जो खुद परेशान सी थी शयान की तरफ से, जो थोड़ी देर पहले ही आया था, मगर जमशेर को देख कर और डॉक्टर से मिलकर वापस कहीं चला गया। मैं भी
यही सोच रही, पता नहीं अब ये लड़का क्या करेगा। फूफो ने परेशान होकर कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। इन्होंने फूफो के कंधे पर हाथ रखकर इन्हें तसल्ली दी। फूफो ने बस सर हिलाया और इनका दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा था। जिया कहाँ है? घर में दाखिल होकर शायान ने मुलाजिम से गुस्से से पूछा। जिया का पूछा जो इसे घर में कहीं नहीं मिली। साहब वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं गई हैं। पूछा तो कुछ बताया नहीं। मुलाजिम ने सर झुकाकर कहा, ठीक है जाओ। वो कुछ सोचते हुए किसी को कॉल मिलाने लगा। मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर इस नंबर का सब कुछ बताओ। ये नंबर कहाँ शो हो रहा है? और कहते साथ ही कॉल काट दी। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं जिया। तुमने मेरी जानम पर हमला किया, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी गैर मौजूदगी में ये सब करोगी? मुझे पता नहीं चलेगा? तैयार रहो तुम अपनी बर्बादी से मिलने। बहुत बार तुम्हें प्यार से समझाया, अब नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा तो पता लगा कर ही रहूँगा। मैं ऐसे कैसे बच पाओगी? बिल्कुल नहीं। वो वापस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ और अपनी बहन को भी तो संभालना था। इसे इस सब में मनाल की बहुत याद आ रही। इसकी महबूबा थी कि वो इससे बात भी नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता था कि इससे कोई और दुश्मन वहाँ इसकी गैर मौजूदगी में मनाल को नुकसान पहुँचाए। वो अपनी मनाल को हर तरह से महफूज रखना चाहता है। अगर इसे को कहीं और भेज देना चाहिए तो वो इसे भेज देगा, मगर अपनी रूह से जुदा नहीं करेगा। मनाल बच्चे क्या हालत बना रखी है। ऐसा ही चलेगा तो मैंने शयान को कॉल कर देना है। रिमशा बेगम ने अपनी बेटी को देखकर कहा, जो जब से यहाँ शयान छोड़कर गया था उदास सी रहती है। मनाल इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। कोई फ़ायदा नहीं मामा, आप कर भी लें कॉल, कौन सा इन्होंने उठा लेना है। आज हफ्ता होने को है, इन्होंने कॉल तक नहीं की। कॉल छोड़े मैसेज भी नहीं किया, ना मुझे कुछ बता कर गए। सही से हुआ क्या है? नहीं मैं होती कौन हूँ कहते साथ ही वो ज़ोरों से रोने लगी। इसे कितने दिनों से शयान की याद आ रही थी। इसे सोचा वो करेगा कॉल, मगर नहीं, इसकी तरफ कुछ नहीं आया, ना मैसेज ना कॉल। इसके दिल ने बहुत बार कहा वो इसको कॉल कर ले, मगर इसने फिर दिल को ठुकराया। रातों को इसको याद करके वो रोती थी चुप चुप कर, मगर आज इसकी बर्दाश्त जवाब देगी। बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हें बताया तो था इसके दोस्त अस्पताल में है, तो फिर क्यों इसकी तरफ से बदगुमान हो रही? बच्चे पर भरोसा रखो। इसने कहा नहीं था तुमसे मेरा इंतज़ार करो? मेरी जान तो इंतज़ार करो ना। अगर इसे पता लग गया कि तुम ऐसे सोचती हो तो इसे कितना बुरा लगा होगा, और तुम्हारी ये हालत देखकर इसने हम सबको डांटना है। समझ रही हो ना बच्चे? रिमशा बेगम ने इसके आंसू साफ करते प्यार से कहा। तो मनाल नम आंखों से मुस्कुरा दी। हाँ इसे इंतज़ार करना है, इसने कहा था मैं इंतज़ार करूँ। मैं करूँगी इंतज़ार मामा, मैं करूँगी इंतज़ार। और इनके गले लग जाती है। मेरा समझदार बच्चा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मनाल को अपनी हालत ख़राब होती महसूस हुई। क्या हुआ? मनाल इसे वॉशरूम की तरफ भागता देखकर रिमशा बेगम ने परेशान होकर इसके पीछे चल दी, मगर इसे वॉशरूम बेसिन पर झुके देखकर इनके लबों पर मुस्कुराहट आई। रिमशा बेगम साथ साथ इसके पेट पर हाथ फेरी थी। उल्टियों से फारिग होकर मनाल ने मुँह साफ़ किया और रिमशा बेगम के गले लगी, जैसे सारी कुव्वत ख़त्म हो गई हो। ठीक हो तुम ना? इसे बेड पर बिठाकर इन्होंने परेशानी से कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा तो तुम अभी आराम करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर चादर दुरुस्त करके कमरे से निकल गई। या अल्लाह मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ही हो। मेरे बच्चों की झोलियाँ खुशियों से भर दे मौला। क्या हुआ मामा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं परी बेटा, मनाल के पास थी मगर अभी वो सो रही है तो आ गई हूँ, क्योंकि तबीयत तो ठीक है ना इसकी? दोनों चलते हुए हॉल में आई। हाँ ठीक है, बस आगे, अल्लाह खैर करे। रिमशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। परी इनकी मुस्कुराहट को समझ ना सकी। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं मामा? क्या जैसा मैं सोच बात अधूरी छोड़कर रिमशा बेगम की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला रही थी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, आप इसे आज ही डॉक्टर के पास ले जाएं। अल्लाह करे जैसा सोच रही हूँ वैसा ही हो जाए, आमीन, दोनों ने एक साथ कहा। और दूर खड़ी खुशियाँ मुस्कुरा दी। आखिर गमों के बाद खुशियाँ ही हैं। जमशेद तुम मुझे कुछ करने दे क्यों नहीं रहे हो? तुम जानते भी जिया भी इसके पास है। आखिर तुम चाहते क्या हो बताओ मुझे? क्यों मेरा अब कोई दुश्मन नहीं? क्योंकि मैंने अब अपने सब दुश्मनों को आज़ाद कर दिया, और जो तुम बताया इसके लिहाज से तो शक इसी पर ही जाता है, और तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। हद से ज़्यादा। शयान ने गुस्से से इसे देख कर कहा। जमशेद घर आ चुका था मगर अभी भी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, और शयान के बार बार पूछने पर मजबूरन जमशेद को आहान के बारे में सब बताना पड़ा।
जिसे सुनकर शयान को झटका लगा, जो थोड़ा थोड़ा शक जमशेद पर हमला करने वाले पर जा रहा था। जिया की गुमशुदगी का अब वो यकीन में बदल गया। जिया की फ़ोन लोकेशन भी शो नहीं हो रही, वरना अभी तक शयान इसे ढूंढ लेता। मगर जब शयान ने जमशेद से इसका पता पूछा तो जमशेद ने देने से इनकार कर दिया। शयान ने गुस्से से जाने लगा था कि जमशेद ने रोका, अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, मगर ये नहीं कहना कि मुझे पता था कि आयान जेल से रहा हो गया है, ना ही सच बताओगे इसे, वरना मैं नहीं दे रहा एड्रेस। अच्छा ठीक है दो, अब फुफ्फो का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इसने जिया को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया के साथ साथ इसे भी अपने तरीके से अपना असल रूप दिखाऊंगा। दोनों ने मेरी जानों को नुकसान पहुंचाया है, छोड़ने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं इन्हें। जिया से तो मैं पूछ लूँगा, और हयात आई मिलने तो इसे कुछ कहना नहीं, इसने बहुत ज़िद की थी अस्पताल रुकने की, ठीक है, इसलिए हमने भी मना नहीं किया। चलो अब मुलाकात कल होगी। दुआ करना खून बहाने से बच जाऊँ मैं, वरना जो कुछ करने जा रहा हूँ मुश्किल से सफ़ेद कपड़ों को सुर्ख किए बगैर आऊँ। खैर अपना ख्याल रखना। और इसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर शयान जा चुका था। जमशेद सर हाथों में गिरा गया और इसकी खैरियत की दुआ करने लगा। इसकी आंखें बंद थी कि दरवाज़ा खोलने पर बंद होने की आवाज़ आई। जमशेद यूं ही लेटा रहा। हयात चलते हुए इसके सरहाने बैठ के और इसे सोता देख समझ कर इसके माथे पर अपने होंठ रखे, शुक्र अल्लाह का कि तुम ठीक, मेरा क्या होता, मैं तो जीते जी मर जाती। और आंखों से आंसू बहने लगे। जमशेद को महसूस हुआ वो रो रही है, क्योंकि आंसू के कतरे इसके गाल को गीला कर रहे थे। और इसने मुश्किल से खुद पर काबू किया, मगर वो इसके मुँह से इजहार सुनना चाहता था, इसकी बातें सुनना चाहता था। देखो यहाँ भी जख्म है, कितना दर्द होता होगा। और झुक कर अपने होंठ जख्मी गाल पर रखे। जहाँ जहाँ जख्म थे हयात वहाँ वह अपने होंठ रख रही थी, और ये जाने बगैर कि वो खुद को मुश्किल में डाल रही है, अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने लगी। सारे जख्मों पर मरहम लगाकर वो इसके होंठों के पास आकर रुकी, इसके कटवार होंठों को देखने लगी जो तकलीफ़ की वजह से आपस में पोस्ट थे। जमशेद की सांसें रुक सी गई और मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी, यूं ही लेटने की कोशिश करने लगा। और वो इसकी अगली कार्रवाई देखना चाहता था, और इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इसे सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी। हयात खुद को संभाल कर इसके होंठों पर झुक गई। इसके लबों का लम्स महसूस करके जमशेद को अपने आप पर काबू पाना मुश्किल लगा, और दिल की मान कर इसके सांसों पर काबिज हुआ। हयात इसकी हरकत और इससे जागता देखकर इसके पाँव फूलने लगे। इसकी दिल की धड़कनों ने शोर डालना शुरू कर दिया। इसने दोनों हाथों इसके जख्मी सीने पर रखकर पीछे करने, मगर इसके अमल में पहले से ज़्यादा तेज़ी आई। जमशेद सबसे बेखबर इसकी सांसों में उतरने लगा। इन पहली बार हयात खुद से इसके पास आई थी, वो कैसे इसे जल्दी जाने दे सकता था। जमशेद ने इसके होंठों को छोड़े बगैर हयात की कमीज़ की डोरी खींच ली। हयात की आंखें फटी की फटी रह गई। हयात ने ज़ोर लगाकर इसे पीछे धक्का दिया और इसे देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। उफ, कुछ ज़्यादा हो गया। बालों में हाथ फेरते हुए जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा, अब इस मैडम को फिर से मनाना होगा। कोई बात, तुम जब मुकम्मल मेरी दस्तरस में आओगी ना, तब पूरे हक के साथ मनाऊंगा तुम्हें। डोंट वरी बीबी। और हंसते हुए अपने लबों पर उंगली रखी जहां अब भी हयात का लम्स महसूस हो रहा था। दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शयान को जब से जिया का एड्रेस मिला कि वो कहाँ है, वो इसी वक्त जमशेद से मिलने के बाद वो यहाँ चला आया, मगर गार्ड ने इसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था और दरवाज़ा भी नहीं खोला था। वो खोलो वरना अंजाम बुरा होगा। अभी वो बात कर ही रहा था कि अंदर से आवाज़ आई, अरे उस्मान अंदर आने दो, साले साहब को क्यों रोका हुआ है? इन्हें से ऐसे कौन करता है घर के मेहमानों के साथ? आयहान ने मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहा। शयान का खून खिल उठा इसे देखकर। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, गार्ड ने माजरत करते हुए कहा और दरवाज़ा खोल दिया। आहान ने मुस्कुराहट से इसके सुर्ख चेहरे को देखा जो गुस्से से जब्त से सुर्ख हो चुका था। शयान आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ा। कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? पहले मेरे भाई पर हमला करवाया, फिर अभी। शयान बात मुकम्मल करता के दरमियान में आहान बोल पड़ा, अरे साले साहब अंदर तो आओ, बैठ कर बात करते हैं। मानता हूँ शादी पर इनवाइट नहीं किया, मगर क्या मतलब तुम्हारा? किसकी शादी? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, समझे? कहाँ है जिया? बताओ तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। जिया कहाँ हो? शयान इसे पीछे धक्का देकर जिया को आवाज़ें देने लगा जो बाशोर सुनकर भागते हुए बाहर आई, मगर आहान के साथ शयान को देखकर इसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। इसके कदम आगे जाने से इनकारी थे। वो फटी फटी आंखों से अपनी मौत को देख रही थी। इसे लग रहा था अब वो जिंदा नहीं रह पाएगी। आहान ने इसका जर्द रंग देखकर मुस्कुराहट रोकी। शयान को देखकर चलता हुआ इसके पास आया और गुस्से से इसे देखने लगा। चटाख एक के दूसरा थप्पड़ रसीद किया। जिया गिरते गिरते बची। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि इसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ। इसने नम आंखों से शयान को देखा और हाथ पर गाल रखा।
आहान की आंखों में सुर्खी मार लो। इसने आगे बढ़कर जिया को थामा। शयान, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही इज्जत पर हाथ उठाया। आहान ने जिया को हिसार में लेकर गुस्से से कहा, बीवी? लफ्ज़ पर शयान ने हैरत से इसे देखा। ओह अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल थी, इसलिए तुमने जमशेर पर हमला किया। चलो जिया, तुम इस शख्स के साथ नहीं रहोगी। जानता हूँ इस शादी में तुम्हारी रजामंदी नहीं है। शयान ने जिया का हाथ पकड़कर कहा, जिया कहीं नहीं जाएगी, अब यही इसका घर है। जाओ यहाँ से तुम। जिया, तुम चलो मेरे साथ, फुप्पो वेट कर रही होंगी। चल रही हो कि नहीं? इसे वहीं बुत बना देख कर कहा, अगर तुम्हारे पीछे कोई आया, तुमने इनके साथ जाने पर रजामंदी हुई, जो हाल मैं करूँगा तुम्हारा सारी उम्र याद रखूँगी। जो अभी तक तुम्हारे इस शयान की सांसें चल रही हैं, इसे मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। अब वो तुम्हारे हाथ में। तुम जाना चाहती हो या अपने इस शयान को मरते हुए देखना चाहती हो? आहान की रात की कई बातें याद करके जिया ने होठों पर ज़बान फिरी हुई बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है, तो प्लीज़ आप मामा को मेरी तरफ से माजरत कर देना। हाँ जानती हूँ ये गलत है, मगर शादी के बाद लड़की का घर शौहर का घर ही होता है, तो मेरा यही घर है, जहाँ मेरे शौहर रहेंगे मैं वहीं पर। आहान ने जिया की बात सुनकर इसका दिल किया अब इसका गाल चूम ले। इसने मुस्कुराकर इसे देखा और बेफिक्री से साइड पर खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो जानता था वो मर कर भी यहाँ से नहीं जाएगी। ये क्या क्या बोल रही हो तुम? ये शादी नहीं थी, कैसे मान सकती हो? जानता हूँ तुमने जो किया बहुत गलत किया, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम चलो मेरे साथ। ये शादी नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, कभी ना कभी तो शादी होने ही थी, अभी हो गई तो क्या हुआ? और कहते हुए अंदर भागे। जिया के आंसू बहते हुए ज़मीन पर बोस हो रहे थे। कमरे में आकर वह ज़मीन पर बैठकर हिचकियाँ लेते हुए रोने लगी। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ मामा, मुझे माफ़ कर देना। मनाल को मरवाना चाहती थी, खुद जीते जी मर गई। आई एम सॉरी मनाल, दुआ है हमारी कभी मुलाकात ना हो, वरना गुजरे लम्हे याद करके मैं हर रोज़ मरूंगी। हाँ नहीं गई, अफसोस। चलो तुम भी जाओ। कैसे बीवी को अकेला छोड़ आए? इसका ख्याल नहीं है तुम्हें, जो दूसरों की शादीशुदा ज़िंदगी में घुस रहे? और एक जहरीली मुस्कुराहट देकर जिया के पीछे चल पड़ा। आखिर इनाम तो देना बनता था इसे। शयान गुस्से से वहाँ से निकल गया। एक महीने बाद, मनाल बेटा आराम से चलो। निमिषा बेगम ने इसे लॉन में तेज़ से चहलकदमी करते हुए देखकर कहा। इस एक महीने में वो सब कुछ बदल गया जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। अब इस एक महीने में कितना मनाल ने इसे याद किया, इसे कॉलें की, मगर बेकार। जब इसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत रोई। इस हसीन वक्त में भी वो इसके साथ नहीं था। इसने इस दिन भी इसे कई मैसेज कॉल की, हर बार की तरह इस बार भी नाकाम। इस दिन के बाद इसने कॉल करना भी छोड़ दी। इसने तो अपना ख्याल भी रखना छोड़ दिया था। तो वो तो निमिषा बेगम और परी इसका भरपूर ख्याल रख रही थी। सबकी इतनी मोहब्बतें देखकर इसने बहुत नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल रहना शुरू किया था। ऐसी कोई रात नहीं गुजरी, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिसमें इसे शयान याद ना आया हो। वो रातों को इस हस्ती को शयान की शिकायतें लगाया करती थी, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। जी मामा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं आयशा की शादी के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ, परी घर पर है। ठीक। साकिब के साथ और परी की अम्मी जा रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए बेटा या खुद जाना? मनाल के गालों को छूते हुए प्यार से कहा। इस महीने की 6 तारीख को साकिब और आयशा की शादी शुरू होनी थी और आज 4 तारीख थी। निमिषा बेगम चाहती थी अभी मनाल यही है तो साकिब की भी शादी कर दी जाए। सबको इनका फैसला अच्छा लगा और आयशा के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, सो इसलिए अल्लाह का नाम लेकर तैयारियां शुरू कर दी। नहीं मामा, डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है। मैंने जो कपड़े दर्जी को दिए हैं वही सही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जाओ खैर से। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो और कमरे में जाओ, बाहर ठंड है। जी मामा, और कमरे की तरफ जाने लगी। दिसंबर की सर्द शामें थी। सच में इस वक्त बाहर बहुत सर्दी मगर सोचों में होने की वजह से इसे महसूस नहीं हो रही थी। कमरे में जाने के बजाय वो अंदर हॉल में ही सोफे पर बैठ गई, जहाँ पहले से ही परी हाथ में किताब पकड़े पढ़ रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मन? जी भाभी ठीक हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। मनाल के पास फ़ोन पड़ा, बजने लगा। सामने नंबर देखकर मनाल ने गुस्से से लंबी सांस खारिज की कि ये एक नंबर 1 महीना हो गया जो अलग अलग नंबरों से इसे मैसेज करता। कई बार वो नंबर ब्लॉक कर गई थी, मगर वो इतना कोई ढीठ इंसान था कि फिर अलग नंबर से कर लेता मैसेज और कोई बात नहीं करता, बस कहता मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द आऊँगा। बस तुम्हारे जैसे देख कर हर बार मनाल को गुस्से से ब्लॉक कर देती। वो था कि इसकी जान नहीं छोड़ा था। अब भी वही मैसेज देखकर मनाल ने गुस्से से ब्लॉक किया और मोबाइल बंद कर दिया। परी इसका चेहरा देखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि कौन है जिसकी वजह से मैडम का मूड ख़राब हुआ, क्योंकि मनाल परी को सब बता चुकी थी। इसलिए इसे दूसरी तरफ मौजूद इंसान पर तरस आ रहा था, मगर वो भी ढीठ था, बार बार वही बेइज्जती भूल जाता था।
जमशेद बिल्कुल ठीक हो चुका था। शयान ने पप्पो को जब बताया कि जिया के साथ इसने ज़बरदस्ती शादी कर ली तो पप्पो से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होने लगा। तो शयान ने इन्हें बहुत मुश्किलों से संभाला और दिल पर पत्थर रखकर इन्हें अपने मामू के यहाँ भेज दिया, जहाँ इनका बहुत धूमधाम से इस्तकबाल हुआ था। इसके मामू ने शयान के पाँव पकड़कर इससे माफ़ी मांगी थी। शयान ने अपनी माँ की खुशी और अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें माफ़ कर दिया। वो कभी वहाँ नहीं जाता, मगर पप्पो को यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहता था। वो खुले माहौल में सांस लें इसने अपनी पप्पो की खातिर पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। 1 महीना गुजर गया, इसे पाकिस्तान है। वो अभी तक मनाल के यहाँ नहीं गया। इसे एक बात का गुस्सा था, वो नाराज़ भी था मनाल ने, इसलिए वो ज़रा से तड़पाने का इरादा रखता था, मगर जल्द ही वो इसकी गलतियों की सज़ा देगा। वो ऐसी होगी, वो मजबूर हो जाएगी इसे अपना आप सौंपने, बस कुछ देर की बात है। और दूसरी तरफ जमशेद ने हयात के घर रिश्ता भेजा था पप्पो के हमरा, जिसे इन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दी। और शयान और पप्पो के वापस आने के बाद शादी की तारीख रखेगी। आज 5 तारीख थी और सब कामों में गर्क थे। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। किसी को पानी पीने के लिए भी थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा था। और वहीं एक वजूद मुकम्मल खामोश, हर चीज़ से बेगाना लॉन में गुमसुम बैठी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो खामोश से खामोश हो रही थी। सब इसकी खामोशी से बहुत खौफज़दा थे। दूर से ज़हाब ने जब अपनी बहन की हालत देखी तो इसने गुस्से से अपना फ़ोन निकाला। आखिर क्या चाहते हो तुम? जैसे ही दूसरी जानब से फ़ोन उठाया तो ज़हाब टूट पड़ा इस पर। दूसरी जानब से गुस्से से कुछ कहा, जिससे ज़हाब का और गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से इसे और तकलीफ़ हुई तो ये तुम्हारी भूल होगी कि मैं इसे तुम्हारे साथ वापस जाने दूँगा, समझे? बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला, और कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। सुने, अभी वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाता कि अपनी जान से प्यारी बीवी की आवाज़ सुनकर बेख्तियार इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई और मुड़कर कहा, सुनाए। इसने इसी के अंदाज में तो परी शर्मा गई। अच्छा बोलो, तुमने अब शर्मा शर्मा कर यहीं सारा दिन गुजार दोगी? हाँ हाँ बोलो भी ना जाना। इसे फिर भी कुछ ना कहा। बोलते देख साकिब ने इस पर झुक कर कहा, वो मुझे और मुनाल को शॉपिंग पर जाना है। अब हमें 2 बजे ले जाएंगे क्या? यूं ही नज़रें झुका कर कहा। सुहाब ने मुस्कुराकर रुकी हुई परी का शुक्रगुजार था कि इसने इसकी बहन का किस तरह ख्याल रखा। वो इससे छुपा नहीं था। वो हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करता है, इसने इतनी अच्छी हमसफ़र दी जिसने इसके साथ इसके घर और घर वालों को भी प्यार इज्जत दी। ठीक है, तैयार है ना? मैं आ जाऊँगा। ओके। और किसी को ना पाकर झुककर इसके होंठों पर हल्की सी शरारत की। आप बहुत गंदे हैं। और शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। पीछे वो भी हंसते हुए वहाँ से निकल गया। पुप्पो आप कल तैयार रहना, हमें कहीं जाना है, ठीक है? शयान ने इनकी गालों पर हाथ रखकर प्यार से कहा। बच्चे, ये बात तुम कई दिनों से कह रहे हैं हमने कहीं जाना है, मगर ये तो बताओ जाना कहाँ है? मन बच्चे की तरह मुझे भी अगवा तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, पुप्पो ने हंसते हुए कहा। शयान को वो मंजर याद है जब इसने मन को अगवा किया था। पुप्पो ने इसे देखा जो किसी और ख्यालों में चला गया। तुम मन बच्चे के पास क्यों नहीं जाते? इसे ले आओ, हम चले जाते हैं अपने घर ना। मुझे बहुत याद आ रही है, वो पता नहीं कैसी होगी, वो तो नाराज़ होगी बहुत हमसे। आप ठीक कह रही हैं, इसकी एक एक पल की खबर मिलती है मुझे, वो बहुत नाराज़ है हमसे। कौन देता है तुम्हें इसकी खबर? पुप्पो को हैरत हुई। इसे मन की एक एक खबर मिलती है कोई? आपको कल 3 सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और 7 झटके भी। अपने आप को तैयार कर लेना आप, और शायद मैं भी खुद को तैयार कर लूँ, क्योंकि आपने कल मुझे छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ, फिर बात होगी, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। अल्लाह हाफिज़। इनके दिमाग में कई सवालात पैदा करके शयान वहाँ से आउट कर गया। पीछे कल के बारे में सोचने लगी। ऐसा क्या है कल के? 1 हफ़्ता पहले से ही शयान इन्हें तैयार रहने को बोल रहा था, और क्या सरप्राइज़ कि अल्लाह पता नहीं इस बार ये लड़का क्या झटका देगा मुझे। इस बार कुछ ऐसा वैसा हुआ तो इसके कान मैंने खींचने हैं। और कल का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आपको क्या बताऊं पोपो, मुझे खुद कल के दिन का बेचैनी से इंतज़ार है, जिसका मैंने दिन रात इंतज़ार करता हूं। मैं तो पहले दिन ही चला जाता इसके पास, मगर मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास भी है और किसी के लिए आखिरी भी। बस अब कल के दिन का इंतज़ार है। अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करना। जो मेरी खुशी लेने आया है, मैं इससे इसकी सांसें छीन लूँगा। वो इन्हीं ख्यालों में चल रहा था कि किसी से टक्कर होने की वजह से ख्यालों में आया, अरे कहाँ जा रहे इतनी जल्दी में? ये थी इसकी मामी के भाई की बेटी होला को यहाँ रहने आई थी, मगर जब से शयान यहाँ आया था इसने तो शयान के नाक में दम कर रखा था। अगर वह यहाँ ना होता तो इसका नामो निशान मिटा देता, मगर यहाँ संभल कर कदम रखना था। इसे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था।
हाँ, काम से जा रहा हूँ। तुम्हें कोई काम था? शयान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। होला मुस्कुराते हुए पीछे होने लगी। अगर तुम कहो तो कल मेरे साथ कहीं चल सकती हो। क्या ख्याल है? हो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मगर मुझे कहीं जाना है। होला ने बहुत बेबाकी से शयान के सीने पर हाथ रख कर कहा। शयान ने गुस्से से लंबी सांस खारिज की और ख़ुद पर कंट्रोल करने लगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर चली जाती तो मुझे अच्छा लगता है। इसके चेहरे के करीब होते हुए शयान ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर वो बेवकूफ़ शयान को पाने के लिए ऐसे कदम उठा रही थी जिसमें वो कुछ नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। अगर जान जाती तो कभी सोचती भी नहीं शयान के बारे में। अच्छा ठीक है, तुम उदास ना हो, चली जाती हूँ। और शयान समझता है कि वो बेशर्म इसके लबों पर झुकती कि शयान ने इसका चेहरा पीछे किया। अभी इतनी जल्दी क्या है? कल को जो जी जाए कर लेना। अभी काम से जाना है, बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें अंदर एक सांस भी नहीं छोड़ता। मैं अपने ख्याल रखना और कल के लिए तैयार रहना। कल का दिन बहुत यादगार होने वाला है हमारे लिए। बाय। और चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट लिए वो घर से निकल गया। हाँ बेवकूफ़ यार, ये तो इतनी जल्दी काबू में आ गया। तुम खुद वहाँ से सब संभाल लिया ना। शादी का फंक्शन होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये किसने किया है। मैं साथ साथ बताती रहूँगी, परेशान ना हो। बॉस को बोल देना तैयार है, मैं आती, मगर कहीं जाना है इसके साथ। वो हाथ आ गया तो कोई नहीं रोकेगा हमें, वो पाशा भी नहीं। ठीक है, फिर बात होगी। किसी को आता देखकर होला ने फ़ोन रखा और अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। मनाल बच्चे आ जाओ, तैयार हो जाओ, भाई आता होगा तुम्हारे। इसे 2 घंटे से बाहर लॉन में ही बैठा देखकर रिमशा बेगम ने ज़ख्मी दिल से कहा। जी मामा आई, रुको मैं आती हूँ। उठो नहीं। इसे चक्कर आता देखकर रिमशा बेगम भाग कर इसके पास गई और यह मंजर किसी की सुनहरी आंखों ने देखा और अपनी प्यास बुझाने लगा। रिमशा बेगम इसे अंदर लाई। बच्चे जाओ, मनाल की चादर ले आओ। इसे सोफे पर बिठाकर वो परी से मुखातिब हुई। जी कहकर वो ऊपर गई। परी जैसे ही चादर लेकर जाने लगी, मनाल का फ़ोन बजने लगा। ये तो मनाल का फ़ोन बजा है, मगर ये तो नंबर है, जाकर पूछती हूँ। मनाल, ये तुम्हारा फ़ोन बज रहा था। इसे फ़ोन और चादर पकड़ाकर परी ने कहा। मनाल का सफ़ेद होने लगा। इसने परी की तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। कोई परेशानी है मनाल? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तुम अंदर आते। सुहाब ने मुसलसल फ़ोन बजते देख कर कहा। जी भाई। वो क्या हुआ? बच्चे मुझे बताओ, कौन है ये? भाई पता नहीं ये कौन है, 1 महीना हो गया है मुझे कॉल मैसेज कर रहा है। कई नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, मगर हर बार नए नंबर से कॉल आती है, मगर कॉल करने वाला एक ही शख्स है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ इसको। इस नंबर को देखते हुए कहा। तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मनाल ने शुक्र का सांस लिया और चादर पहनने लगी। अब इसे यकीन था वो शख्स इससे दोबारा तंग नहीं करेगा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती तो नहीं यूँ किसी को तंग करते हुए ना? जो मिशन है इस पर तवज्जो दो, ये हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सुहाब ने इसे समझाते हुए कहा, मगर शायद वो भूल रहा था दूसरी जानिब कौन है। तुम मुझे मत सिखाओ, जिसने ये काम दिया है इसे ही समझा रहे हो। इसके और मेरे दरमियान मत आओ, ऐसा ना हो कल का दिन तुम्हारा भी आखिरी हो। सो फ़ोन इसे वापस करो, क्योंकि अब तक कोई सिम बदल चुका हूँ मैं। अपना काम करो, तुमने जो कहा है इसका बाहर ख्याल रखना। ओके। और कट से फ़ोन बंद हो गया। पता नहीं क्या समझता है, उसको मिशन का लीडर है तो हम पर हुक्म चलाएगा। वो क्या समझ के मैंने इसे यहाँ आने का कहा। और मनाल और परी को आदत देकर इसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। किसी की खुशियाँ आने वाली थी, किसी की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, किसी को सालों की मेहनत पूरे होने वाली थी। कोई जीतने वाला था, कोई हारने वाला था। परी बेटा जाओ देख आओ, मन तैयार हुई कि नहीं? रिमशा बेगम ने तैयार सी परी को देख कर कहा, जो मेहमानों के साथ बातें कर रही थी। रिमशा बेगम की आवाज़ सुनकर इनसे एक्सक्यूज़ करने लगी और मन के कमरे की तरफ चलने लगी। अभी चंद कदम ही उठाए थे कि किसी ने खींचा इसे। परी ने चीखने की कोशिश की, मगर किसी का हाथ इसके मुंह पर था, जिससे आवाज़ इसके मुंह में ही दब गई। इसकी आंखें नम होने लगी। मुकम्मल अंधेरा कमरे में इसे बस किसी का एहसास हो रहा था, मगर वो देख नहीं सकती थी इसका चेहरा, क्योंकि एक अंधेरा भी था और इसकी पुश्त इसके सीने से लगी हुई थी। वो पीछे भी नहीं मुड़ सकती थी। इस शख्स ने इसके मुंह से हाथ उठाया और झुककर इसके कंधों पर होंठ रखे। परी ये लम्स पाकर साकत थी, वो कैसे इस लम्स को भूल सकती है? इसने इसका हिसार थोड़ा मोड़कर सुहाब को देखकर इसे हैरत हुई। आप? परी ने नज़र झुकाकर कहा, क्योंकि इससे नज़र मिलाने इसके बस के बात का काम नहीं था। अंतुल हयात, नज़र उठाओ, आज तुम मेरी आंखों में देखकर बात करो, वरना जाने नहीं दूंगा तुम्हें। सुहाब ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और कमर में मौजूद कुर्सी पर बैठकर इसे अपनी गोद में बिठाया। पर इसकी हरकत से लाल टमाटर हो गई। सुहाब मुझे जाने दे मामा। मंच इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सुहाब ने इसकी खूबसूरत सुर्ख रंग से सजे होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश किया। तुम्हें क्या लगा तुम तैयार होकर मेरे आने से पहले ही कमरे से निकल आओगी और बच जाओगी? ना 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 ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे सजने संवरने का इनाम भी तो बनता है और सज़ा भी। और कहते साथ ही फ़ोन की लाइट्स ऑन की, जिसमें परी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। सुहाब ने मुस्कुरा कर इसके सच्चे रूप को देखा। आप मुझे सज़ा क्यों देंगे? मैंने क्या किया है? परी ने मासूम शक्ल बनाकर सुहाब को बेख्तियार इस पर प्यार आया। इसने झुककर इसके माथे पर मोहब्बत भर से भरपूर भरोसा दिया।
परी ने आंखें बंद करते हुए इसके कंधों को पकड़ा। अच्छा खड़ी तो हो ना, मैं देख तो सकूं तुम्हें, इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए खुमार लहजे से कहा। परी खुद में सिमट सी गई। इसने ना में सर हिलाया, मगर ज़ुहाब की गुस्से वाली घुरी पाते ही परी इसके सामने खड़ी हुई और बार बार दुपट्टा भी दुरुस्त करती रही। ज़ुहाब हंसने लगा। अच्छा इधर आओ। परी इसके करीब आई। ज़ुहाब इसकी कमर में हाथ डालकर करीब किया और झुककर इसकी कान में सरगोशी की। क्या ख्याल है मन को अब फूफो नहीं बनाया जाए? जैसे सुनते ही परी ने चेहरा इसके सीने में छुपाया। अरे अरे अब तैयारी पकड़ो, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इसे कोई भी मौका दिए इसके सुर्ख होंठों पर झोंक गया और इसे सुर्ख करने लगा। परी ने इसके कॉलर को पकड़ा, वरना तो वो तो गिर ही जाती। ज़ुहाब इसे यूं ही गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और यूं ही अपने काम में लगा रहा। इसके अमल में शिद्दत आने लगी। परी को अपनी सांसें बंद होते महसूस हुई। इसने इसके सीने पर मुक्के मारते हुए इसे पीछे करना चाहा, मगर बेसुध, इस पर ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ुहाब यूं ही इसके लबों की मिठास पीने लगा। इसने सुर्ख लबों से सुर्ख रंग हटाकर अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ाने लगा। जब परी की सांसें बंद होने लगी तब इस जालिम समाज ने इसके लबों को धीरे से आज़ाद किया और इसके ज़ख्मी लबों पर अंगूठा फेरा जो सुर्ख हो गए थे। तुम्हारे होंठों पर वो रंग अच्छा नहीं लग रहा था, ये सही, जब उतर जाए मैं फिर चढ़ा दूंगा। बेफिक्र ज़ुहाब ने बहुत बेबाकी से आंख दबाकर कहा। परी ने शर्माते हुए इसे पीछे करते हुए नीचे उतरकर कमरे से जाने लगी कि ज़ुहाब इसने इसकी कलाई पकड़ कर रात तैयार रहना ज़ुहाब सुल्तान की गुर्बत बर्दाश्त करने के लिए बहाना बनाया। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिसेस ज़ुहाब सुल्तान, अब जा सकती हो, क्योंकि आना तुम्हें मेरे पास ही है। और इसकी की कलाई छोड़ी पर परी मौका पाते ही कमरे से निकल गई और भागते हुए मन के कमरे में आई। शुक्र है मन कमरे में नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ थी। परी भी दरवाजे के साथ लगकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। मन को निकलता देख परी अपनी हालत ठीक करने लगी। भाभी वहाँ क्यों खड़ी हैं, आप अंदर आई। से वहीं खड़ा देखकर मन ने मुस्कुरा कर कहा तो परी भी इसके पास आई। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं भाभी, मुझसे ये नहीं पहना जाता, मेरी हालत ख़राब होने लगती है। इसे एक बार पहन कर देख लिया मैंने। मन ने बेड पर बैठकर खफकी से कहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ सिंपल सा देती हूँ। और इसकी अलमारी में देखने लगी। परी की नज़र एक गुलाबी रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक पर पड़ी जो ज़्यादा काम वाला भी नहीं था। मन ने इसे आराम से पहन सकती थी। ये देखो कैसा है, इसमें तो तुम ठीक रहोगी। चलो अब जल्दी चेंज करो, मेहमान भी आ गए। इसे ज़बरदस्ती वॉशरूम में भेजकर खुद बाहर इसका इंतज़ार करने लगी। शयान तुम मुझसे मार खाओगे, अब अच्छा इसको क्यों लेकर जा रहे साथ, क्या करते हो तुम? जब से पुप्पो को पता चला होला भी जा रही है इनके साथ तो पुप्पो का मीटर घूम गया। इन्हें ज़रा नहीं पसंद होला, क्योंकि वो जिस नज़र से शयान को देखती है इनसे छुपी नहीं थी। पुप्पो इसका नाम तमाम करने के लिए शयान ने बेध्यानी से कहा, मगर पुप्पो की घूरी को देखकर शयान हंसते हुए इनके गले लगा। जाने देना, बेचारी बोर हो रही थी तो मैंने ऑफ़र कर दी। अच्छा ठीक है चलो, अब देर हो रही है। इसे पीछे करके पुप्पो मुंह बनाकर बोली, ये लिपस्टिक तो लगा लेना। हाँ हाँ बदमाश। और हंसते हुए कमरे से निकल गई। बेटा ये किसका घर है और यहाँ तो शादी हो रही है? पुप्पो फूलों लाइटों से सजे घर को देखकर कहा। होला के भी कान खड़े हो गए थे। आप अंदर तो चलें, आप जाएं, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और इन्हें अंदर भेजकर शयान ने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। हम आ गए हैं, सबको कहो होशियार हैं, कुछ भी उल्टा नहीं होना चाहिए, ओके? और आगे पीछे देखकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। आज वो अपनी कुल कायनात को रूबरू देखेगा। आज इसकी आंखों की प्यास बुझेगी। इसे वो अपने बेकरार दिल को करार देगा। जब वो अंदर गया तो पुप्पो को रिमशा बेगम के साथ बातें करता देख चुका था। पुप्पो मन की फैमिली को देख चुकी थी, क्योंकि मन ने कई बार सबकी तस्वीरें इन्हें दिखाई थी। इन्हें आसानी से रिमशा बेगम याद आ गई थी। शयान को देखकर पुप्पो ने हफ्की से मुंह मोड़ा। शयान ने मुस्कुरा कर कानों को हाथ लगाया, जिससे पुप्पो हंसी। शयान रिमशा बेगम से मिला। सब जानते थे कि शयान आ जाने वाला है, सिवाय मन के, क्योंकि इसने ही मना किया था कि इसे ना बताया जाए, जो सबको माननी पड़ी। रिमशा बेगम से मिलकर शयान ने साकब को मुबारकबाद दी। सबसे बारी बारी मिलने के बाद शयान ने मन की तलाश में नज़रें घुमाने लगा कि इसे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो होला थी। तुम मुझे वहाँ छोड़कर चले गए थे? शयान ने जहरीली मुस्कुराहट से इसे देखा। कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, बस दोस्त को ढूंढ रहा था। तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। दूर से ज़ुहाब को आता देखकर शयान इसकी तरफ देखा। कुछ करना होगा, वो लड़की में मरेगी तब तुम्हें चैन आएगा। तब इसका फ़ोन बजने लगा। हाँ बोलो, तुम लोग पहुँच गए? ठीक है हाँ, मैं किसी शादी में। किसी ने इसकी कलाई पकड़कर साइड पर किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं पूछूं तुमसे? तुम यहाँ शयान के साथ आई हो, तुम्हें अपने मिशन पर होना चाहिए था ना। बॉस ने यही जगह का पता दिया था, इसी घर में वो लड़की रहती है। इसके भाई की शादी है आज। मतलब शयान का भी इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है? होला ख्याल रखना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम ठीक कह रहे थे, तुम जल्दी हो जाओ, तुम्हें जितना जल्दी हो जाए हमें अपना काम करना होगा। ओके मैं जाती हूँ, ताकि इसे शक ना हो हमसे। आयशा की मेहंदी इसमें घर पर ही होनी थी और साकब की अपने घर पर। आयशा की फैमिली भी आ गई थी। मेहंदी लगाने पर मन को लेकर आ गई थी।
अभी तक शयान को नहीं देखा था। सारे साकब को मेहंदी लगा रहे थे। परी और ज़ुहाब की मेहंदी लगाने के बाद इमशा बेगम ने मन को आने का कहा तो वो खुद को संभालते हुए साकिब के पास ज़मीन पर बैठी और जैसे ही इसने मेहंदी के लिए हाथ उठाया तो किसी मर्द का हाथ भी इस अपने हाथ पर देखकर इसने नज़र उठाकर देखा तो खुशी के साथ इसे हैरत हुई। शयान ने इसकी आंखों में देखा क्या कुछ नहीं था। गिले शिकवे, नाराज़गी, उम्मीद, बेपनाह मोहब्बत, क्या कुछ नहीं था। मन ने आने वाले आंसू को बहने से रोकते हुए रस्म पूरी की और किसी को देखे बगैर भागकर कमरे में आई। शयान ने सख्ती से मुट्ठी बंद की। पुप्पो और इमशा बेगम ने खफकी से शयान को देखा। शयान भी गुस्से से हॉल से निकल आया और यही इसकी बड़ी गलती थी। इसे गुस्से में मिशन याद नहीं रहा। वो निकल के अपने काम पर लग जाओ, किसी ने हौला से ही कहा तो देखते देखते साथ हाल में गोलियों की बौछार चलने लगी और सब फना होने लगे। शयान को आए बाहर अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंदर से ऐसी चीखों की आवाज़ आने लगी। बस यही इसकी गलती थी। वो गुस्से में हाल से निकल आया जिसका किसी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। वो भागकर अंदर गया मगर क्या पता इस बार वो कुछ पाएगा भी कि नहीं। शयान भागकर अंदर गया तो हर तरफ धुआं था। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि तभी इसका फ़ोन बजने लगा। हाँ बोलो जमशेर। मगर दूसरी तरफ जानिब ऐसा क्या कहा गया कि शयान को अपनी सांसें लेना मुश्किल लगी। इसने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन बंद किया और भागते हुए अंदर गया। मुंह पर कपड़ा बांध कर शयान ऊपर के परवेश की तरफ जाने लगा। हर कदम के साथ साथ की धड़कन तेज़ होने लगी। इसे तो अभी इसने देखा भी नहीं था दिल भर के। अभी तो वो दोनों से इसे मिले भी नहीं थे। पाशा अगर मेरी बीवी को या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। और कहते साथ ही शयान ने लात मारकर मन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसे लगा वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसने ऐसा क्यों किया क्यों किया था। वो बाहर मन जानम कहाँ हो, परी मन कहाँ है। ज़मीन पर गिरी पड़ी को पकड़कर शयान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मन के कमरे में आने के बाद इमशा बेगम ने इसे मन के पीछे जाने का कहा। अभी इसे थोड़ी देर ही गुजरी होगी। मन के साथ इसे नीचे से चीखों की खौफनाक आवाज़ से आने लगी। मन और परी बाहर की तरफ भागते कि खिड़की से अंदर आया और मन को अपने साथ ले जाने लगा। परी इन पर कुछ वार करती कि किसी ने परी के सर पर कुछ मारा जिससे वो अपना होश खो बैठी। इसके बाद इसे नहीं पता क्या हुआ। मन कहाँ हो जमशेर। हाँ जमशेर। शयान ने बालों को पकड़ कर चिल्लाकर कहा जबकि इसकी चीख सुनकर नीचे से सब आराम से ऊपर आने लगे। कहाँ है वो, बताओ कहाँ है। मेरी बीवी को ले गया। तुम सब क्या करते रहे, कैसे ले गए। वो कमीना इंसान कहाँ है, वो जल्दी पता करो। तुम पाकिस्तान आए क्यों हो। फिर जमशेर की कुछ सुनी बगैर शयान कॉल काट देता है और नीचे बैठ कर परी को होश में लाने की कोशिश करता है जो थोड़ी ही देर में होश में आ जाती है। शुक्र था इससे ज़्यादा चोट नहीं लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची को। शयान, इमशा बेगम और परी की अम्मी भाग कर इसके पास आई जो बहुत मुश्किल से खड़ी हो रही थी। कीर्ति शयान ने इसे पकड़ा और सोफे पर बैठाया। शयान क्या हुआ, मन कहाँ है, बोलो शयान कैसे हुआ ये सब, परी को चोट कैसे लगी। शयान मेरी बच्ची कहाँ है। इसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी शयान जो खुद को संभाल नहीं। शयान खुदा के लिए मेरी बच्ची को ले आ। और इमशा बेगम ने रोते हुए कहा तो साकिब आगे बढ़कर नहीं संभाला। सब इतना तो जान ही गए थे कि कुछ तो बुरा हुआ कि पहले वो गैस अब मन का हुआ होना। आप बेफिक्र रहें आंटी, मन को और अपने बच्चे को सही सलामत लेकर आऊँगा। अगर इससे ज़रा भी कुछ हुआ तो जिसने मेरी मन और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की इनके कटे हुए सर आपके पैरों में ला कर रख दूँगा। शयान सुल्तान का वादा है आपसे। और गुस्से से वहाँ से निकलता गया। पीछे इमशा बेगम नीचे बैठती चली गई। फूफो ने हैरानगी से शयान के अल्फाज दोहराए जिसने मेरी मन को और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की होगी इनके कटे हुए सर आपके पैरों में ला कर रख दूँगा। ये शयान सुल्तान का वादा है आपसे। और इन्हें शयान की कई बात याद आई और अच्छा इस सरप्राइज़ की बात कर रहा था। वो बस एक बार मन से सलामत आ जाए एक को देख लूँगी। इस खोते को तो मैं बताऊँगी मैं। और मन की खैरियत की दुआएं करने लगी। कुछ पता चला शयान को प्राइवेट रूम में देखकर जमशेर ने कहा। वहाँ इस वक्त 4 लोग थे, शयान, ज़ुहाब, जमशेर और जहाँ। ये एक आर्मी की गैंग थी। जी हाँ, ये चारों आर्मी में थे। सालों से इनका ये राज ही रहा। मन का अगवा होना, फिर शयान का पाकिस्तान आना, ये सब इनका ही रचा खेल था। और इन चारों का कमांडर और कोई नहीं बल्कि शयान सुल्तान था जिसने पाशा को सालों से पकड़ने की कोशिश की मगर हर बार वो हाथ आकर चला जाता था। आज तक किसी ने इसे देखा नहीं था मगर इसके कुत्तों को ये शक्ल से ही पहचान लेते थे। और ये चारों सालों से साथ रहे। मन के मिलने से पहले ही अब मैं बताती हूँ मन को इस मिशन का खेल क्यों बनाया गया। एक रोज़ की बात है। मन सब दोस्तों के साथ कैफ़े आई हुई थी और वहीं बदकिस्मती से पाशा का भाई भी था जिसने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ था कि कोई इसे पहचान न सके। मगर सारा कॉलेज इससे डरता था। कई बार इसने लड़कियों के साथ बदतमीज़ी भी की मगर कोई भी इसके खिलाफ़ कुछ कह नहीं सकते थे। सबका कहना था अगर किसी ने इसके खिलाफ़ कुछ कहा तो वो अपनी अगली सांस लेने से कासिर होगा। मन को कॉलेज में आए महीने होने को था। इसे इसके बारे में सही से पता नहीं था और आयशा भी इसके साथ आई थी। मन अपने दोस्तों के साथ बातों में लगी हुई थी कि हंसी मजाक में आयशा से मन के कपड़ों पर जूस गिर गया और यहीं से इसकी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। मन जब कपड़े साफ़ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि इसकी टक्कर बदकिस्मती से पायशा के भाई से हुई।
और पाशा का भाई तो इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया। इस वक्त इसने कुछ नहीं कहा इसे, वो इस वक्त इसे ऐसे कैफ़े में नहीं था, ऐसी कैफियत में नहीं था कि इसे देखने के अलावा कुछ कर सके। मगर इस दिन के बाद से मन की ज़िंदगी जहन्नम हो गई। आते जाते वो इसे तंग करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है इसके साथ कि तौबा, यहाँ तक कि इसके घर फूल भी भेजने लगा। रातों को इसे फ़ोन करके इसे तंग करता, मगर मन सब बर्दाश्त करती रही। इसने घर में से किसी को नहीं बताया। आखिर पाशा ने ये बात अपने भाई को बताई आओ और इसे कहा कि इसे ये लड़की हर हाल में चाहिए, कुछ भी हो जाए। पाशा ने अपने भाई को कहा इसे उठवा लो। और इसी रात को शयान को इस बात का पता चला और इसे ये भी पता चला कि पाशा पाकिस्तान आया हुआ है। इसका भाई और वो एक मासूम सी लड़की को अगवा करने वाले हैं। जब इस लड़की के बारे में सारा डेटा निकलवाया गया तो वो ये सब देखकर हैरान हुआ। और वो कोई और नहीं, ज़ुहाब की बहन थी। तो ज़ुहाब इसी रात इन्हें मारने जा रहा था, मगर शयान ने इसे दिमाग से काम लेते कहा वो अगर यूं ही चला जाता तो मन की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ इनकी भी। और ऐसी बेवकूफ़ी शयान इसे नहीं करने दे सकता था। और शयान इसे रात ये फ़ैसला किया कि मन अगवा तो होगी मगर पाशा का भाई नहीं करेगा बल्कि शयान करेगा। ज़ुहाब को हैरत हुई, मगर शयान ने इसे समझाते हुए कहा मैं अगर मनाल को अगवा कर लूँगा तो इसका वो बेवकूफ़ बनाई भी मेरे पीछे आएंगे और पाशा कैसे अपने लाडले भाई को अकेले आने देगा, तो लाजम है कि वो भी आएगा। और इस तरह हम अपनी टीम को वहाँ भेज देंगे और पाशा खुद को हमारे हवाले कर देगा क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। यूं ही एक तीर से दो निशाने। तुम्हारी बहन भी महफूज रहेगी और पाशा भी अपने असल ठिकाने पर चला जाएगा और सालों की मेहनत रंग ले आएगी। इसके बाद तुम अपनी बहन को ले जाना। हमारे पास ये आखिरी मौका है ज़ुहाब। अगर पाशा इस बार पाकिस्तान से गया तो इसे ढूंढना मुश्किल होगा और इस तरह मन इस खेल का हिस्सा बनी। और जैसे शयान ने प्लान बनाया था ऐसा ही हुआ, मगर शायद शायद शयान के इरादे पता लग गए थे, इसलिए इसने खुद जाने के बजाय अपने भाई के साथ लातादाद फ़ौज भेजी। शायद वो भूल गया था ये फ़ौज शयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शयान ने इसकी फ़ौज के साथ इसके भाई की लाश भी इसे भेजी, जिसे देखकर पाशा और शयान की उसी दिन असल दुश्मनी शुरू हुई। और पाशा ने खुद से वादा किया कि इसी तरह वो इस लड़की को लाकर इसकी लाश भेजकर इसे भी यही तकलीफ़ देगा जो इसे मिली। मगर शयान ने भी खुद को हमेशा के लिए तैयार रखा, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले तूफ़ानों के लिए हमेशा तैयार रहा। शयान ने जब मन से निकाह किया तो ज़ुहाब इसे बहुत बातें सुनाई, मगर शयान ने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और इसे आगे से कहा अब वो इसका इश्क है जो पहली नज़र में इसका दीवाना हो गया। और ऐसे ही तो पाशा का भाई पागल नहीं था इसके पीछे। मगर शयान घर वाले बहुत परेशान हैं, इनकी तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब नॉर्मल हो जाएगा। मन को ले आऊँगा यहाँ, बस इनका ख्याल रखो और अपना भी। पाशा इतनी आसानी से हमारी जान बख्शने वाला नहीं, बस तुमने घर वालों को इस बात का पता नहीं लगने देना कि मन कहाँ है। तुम जानते हो क्योंकि हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये खबर पाशा को देगा और इस बार सिर्फ हमारी नहीं मन की भी जान को खतरा है, तो ख्याल रखना होगा। शयान ने जैसा जैसा कहा था ज़ुहाब ऐसा ही किया। यहाँ जब सब ठीक हुआ तो शयान को लंदन में कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कई दफ़ा मन पर हमला भी हुआ, मगर शयान ने सब संभाल लिया और जमशेद के दोस्त को भी और कोई नहीं शयान लाया था, यहाँ तक वो जिया को ज़रा सीधा करें। मगर इसने भी वही काम किया जो शयान ने किया था। आहान ने भी जिया से शादी करके इसकी थोड़ी ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि शयान इस पागल लड़की को संभालते संभालते थक गया था। और जमशेद पर भी शयान के कहने पर ही हमला हुआ था ताकि सबको लगे कि जमशेद का कोई दुश्मन है। और जमशेद को भी एहसास हुआ न जाने इसने क्या गलती कर दी। माना कि आहान की जान बचाने के लिए जमशेद ने इसे जेल भिजवा दिया, मगर ये कोई तरीका भी नहीं किसी की जान बचाने का। और जमशेद की पहली बीवी पर भी किसी और ने नहीं, पाशा के आदमियों ने ही हमला किया था, क्योंकि पाशा को ये लड़की चाहिए थी जो इसके बूढ़े बाप ने मुश्किल से इस जालिम से बचा कर ले आया। और जमशेद के मिलते ही इसने साथ निकाह पढ़वा दिया, मगर ये नहीं जानते थे कि पाशा की नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाए, जब इसे वो चीज़ ना मिले तो वो इसे किसी और का भी नहीं होने दे सकता। और जमशेद की बीवी पर हमला करते हुए आहान ने पाशा को देखा था, इसलिए वो अब आहान को मारना चाहते थे। इसलिए जमशेद ने आहान को जेल भिजवा कर इसे बचाया, तभी पाशा ने इसे छोड़ा, वरना जमशेद आहान को भी खो देता। वो जानता था कि आहान को अब इससे नफरत होगी, वो इससे बदला भी लेगा, मगर जमशेद को सब कबूल था, बस आहान की जान बचाए। और आहान ने निकलते ही शयान ने इसे लंदन आने का कहा, क्योंकि जमशेद ने सब कुछ शयान को बताया था, इसलिए इसने आहान पर नज़र रखी हुई थी। कई बार शयान मिल भी चुका था इससे। शयान को पता नहीं था कि आहान जमशेद पर इतनी शिद्दत से हमला किया था। शयान बस इससे कहा था कि इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, मगर आहान ने गुस्से में कुछ ज़्यादा कर दिया, क्योंकि आहान ने
शयान को मन की कसम दी थी कि इसे इसे बस एक बार जमशेद से बदला लेने दो ताकि इसे वो बता सके कि इसने क्या किया है। इसलिए शयान ने दिल पर पत्थर रखकर इसे इजाज़त दी, मगर गोलियों की इजाज़त नहीं दी थी इसे। मगर आहान अपनी हद पार कर गया था, इसलिए जमशेद के ठीक होते ही शयान आहान से मिलने गया। मगर वहाँ जाकर इसे तो सरप्राइज़ मिल गया था। आहान और जिया ने शादी कर ली। एक तरफ वो खुश हुआ कि जिया अब अपनी ज़िंदगी जिएगी, और दूसरी तरफ आहान की गलती याद करके इसने जानबूझकर जिया को आने का कहा। मगर इसे तो हैरत हुई कि जिया ने आने से इनकार किया, और जमशेद के ठीक होने के बाद इन्हें फिर से खबर मिली कि सालों से किया वादा जो पाशा ने किया था अब वो पूरा करने जा रहा था। इसलिए शयान फूफो को लेकर अपने मामू के घर गया, क्योंकि वहाँ एक आसिया ऐसा शिकार था जिसके ज़रिए पाशा तक वो जा सकता था। मगर इसकी छोटी सी गलती ने सब बर्बाद कर दिया। होला भी गई हाथ से और मन को भी इसने खो दिया। शयान और इसकी टीम इस वक्त एक सुनसान जंगल पर मौजूद थी, क्योंकि बातों ही बातों में शयान को याद है कि जब इसकी और होला की मुलाकात हुई थी मन के अगवा होने से पहले ही, तो इसने होला के कपड़ों के साथ एक टेप लगा दी थी जिसके ज़रिए इसने होला तक जाने की आसानी हुई। मगर वो नहीं जानते कि यहाँ मन होगी भी या नहीं। कई बार ज़ुहाब ने इसे कहा पहले हम में से एक जाए और पता करे कि सच में मन यही है या नहीं, एक पाशा का रचा हुआ खेल है। मगर शयान ने किसी की ना सुनी और भाग आया, और यहाँ इसका पास नहीं चल रहा था। होला और पाशा को गोलियों से छलनी करते, मगर इसे मन के लिए और अपने बच्चे के लिए काबू करना होगा। तुम दोनों पीछे की साइड पर जाओ और तुम मेरे साथ चलो। शयान ने जमशेद और जहाँ को पीछे जाने का कहा, जो सारे लाकर अपने काम पर लग गए, और ज़ुहाब और वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के बीचों बीच बने सुनसान हिस्सों में दाखिल होने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इन्हें अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जमशेद और जहाँ कुछ हमला करते कि वहाँ पर किसी ने इनके सर पर कुछ वार किया, जिससे इनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। ले चलो इनको वहीं जहाँ वो मैडम मौजूद है, और बॉस को खबर करो दुश्मन आ गए। वहाँ मौजूद एक आदमी ने पीछे खड़े आदमियों से जिन्होंने सारी लाया और झुक कर दोनों को ले जाने लगे। ज़ुहाब कुछ बुरा होने वाला, मुझे घबराहट हो रही है। मन ये यही है। जंगल के बीचों बीच पहुँच कर शयान ने दिल के मुकाम पर हाथ रख कर कहा, घबरा कर कहा। ज़ुहाब को इसकी हालत ठीक नहीं लगी। शयान संभालो खुद, हम ढूंढ लेंगे मन को, कुछ नहीं। शाह बचाओ बचाओ। ज़ुहाब बात मुकम्मल करता इन्हें मन की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। शयान नहीं। मन की आवाज़ सुनकर शयान भागकर इस अंधेरे हिस्से में गया। ज़ुहाब ने इसे रोका, मगर वो नहीं रुका, तो ज़ुहाब भी भागकर इसके पीछे गया। मगर सामने का मंजर देखकर इसके ओसान हता हुए, जहाँ जमशेद ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। शयान को चारों तरफ से घिरा हुआ था। हाँ, आखिर वादा पूरा करने का वक्त आ ही गया था। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा भी था मैं भी तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। जैसे भी मुझे मिली थी वो मेरा एक भाई था, मेरा सब कुछ। मैंने कहा था ना, हमारी दुश्मनी अलग है, इसमें मेरे भाई को मत लाओ दो इसे वो लड़की। मगर तुमने नहीं, मुझसे सब कुछ छीन लिया। इन सालों में एक पल को सुकून से नहीं सोया। जब तुम्हें इतनी तकलीफ़, इतना दर्द ना दो जितना मैंने महसूस किया। अब तुम पल पल मरोगे। मैं चाहता हूँ इसे वहीं पर गोलियां मार कर ख़त्म कर देता, मगर तुम मुझे मेरी मन का बताओ कहाँ है वो। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझे? तुम बताओ मुझे। शयान भेड़िए की तरह बादशाह के पास पहुंचा और इसे गिरबान से पकड़कर इसकी बात काट कर बोला, तुमने देर कर दी मिस्टर शयान, अब तुम तड़पोगे। मैं तुम्हें देखकर खुश होऊंगा। चली गई वो, भेज दिया इसे वहीं जहाँ से आई थी। बहुत देर कर दी तुमने। हाँ। शयान ने हाथ इसकी गिरबान से नीचे इसे बेयकीनी से देखा। नहीं, वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? मेरा बच्चा मन, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और पागल शेर की तरह इसे पीटने लगा। यहाँ तक वहाँ सारी फ़ोन आ गई थी जो पीछे खड़े ज़ुहाब ने बुलाई। पाशा के सब आदमियों को आर्मी अपनी कैद में कर चुकी थी। ज़ुहाब भागकर शयान के पास गया, जो पागलों की तरह इसे मारे जा रहा था। जमशेद और जहाँ भी ज़मीन से उठने लगे थे, तकलीफ़ से इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। शयान क्या करे तुम, हमें ये ज़िंदा चाहिए, छोड़ो इसे। कैसे छोड़ूं, कैसे? यहाँ इस कमीने ने कहा, वो मुझे छोड़ गई। कहाँ? मेरी मन कहाँ है? नीचे झुककर इसने मुंह पकड़कर शयान चिल्लाया। ज़ुहाब ने पहली बार इसे इतना जुनूनी देखा था। गुस्से से इसकी आंखों में सुर्खी माइल हो गई थी। ज़ुहाब बेख्तियार पीछे हुआ। इसे पता लग गया था कि शयान रुकने वाला नहीं है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो इसका भी यही हाल कर देगा। हाँ, वो मर गई। इसे ज़िंदा ज़मीन में दफना दिया ताकि वो भी इसे ऐसे तकलीफ़ से मरे जैसे मेरा भाई मरा था। इससे अपनी सांसें ना आए, जैसे मेरे भाई को इस वक्त सांस नहीं आ रही थी। वो भी सांस लेने को तड़पे जैसे मेरे भाई इस वक्त तुमसे रहम की दरख्वास्त कर रहा था। मर गई वो, मार डाला मैंने इसे। मेरा अपने भाई से किया वादा पूरा हुआ। हाँ, तुम भी खाली हाथ रह गए जैसे मैं रह गया था। पाशा ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए हंसते हुए कहा। शयान को अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा। इस वक्त इसे जहां इन पांचों के अलावा कोई नहीं था। पीछे खड़े ज़ुहाब के कदम लड़खड़ाए, जिससे वो जमशेद ने संभाला। ज़मीन में? हाँ, ज़मीन में। वो रही कब्र। जाओ, मिलाओ, चिल्लाओ, पुकारो इसे जैसे मैंने पुकारा था। इसे जाओ। पाशा ने दूर मिट्टी के ढेर की तरफ इशारा किया।
सब ने उसी तरफ देखा। शयान भाग कर गया, पागलों की तरह ज़मीन पर बैठकर इस कब्र से मिट्टी हटाने लगा। जमशेद और जहाँ ने पाशा पर गन तान रखी थी। ज़ुहाब भी भाग कर शयान के पीछे गया और जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाने लगा। शयान ने हाथ में मन का दुपट्टा आया। शयान के हाथ कांपने लगे। मन, मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर थोड़ी देर बाद इन्हें मन दिखाई दी। शयान ने इसे खींच कर अपने सीने से लगाया। मन, नहीं करो ऐसे, उठ जाओ। मेरी जान, देखो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तुमने ही मुझे पुकारा था ना। अपनी शाह को आ गया तुम्हारा शाह। दीवाना वारिस के होंठों को छोड़ते हुए चिल्ला कर कह रहा था, उठ जाओ ना, हमारा बेबी भी आने वाला है। देखो तो न सब कितने खुश हैं। तुमने मुझे नहीं बताया था तुम्हें सज़ा मिलेगी। मनाहिल, उठ जाओ ना, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊँगा। इसे सख्ती से अपने सीने में भी दबोचे रोए जा रहा था। हाँ, शयान सुल्तान अपनी मोहब्बत को खोने के डर से रो रहा था। इसे तो मनाना भी नहीं भी था, वो तो मिला भी नहीं था, इसे महसूस भी नहीं किया था। वो कैसे छोड़ सकती थी इसे अकेले छोड़ सकती थी। इसने तो इसके साथ बहुत जीना था। इसने अपने माँ बाप को भी खोया, अब अपनी मोहब्बत को खो नहीं सकता था। हाँ, वो हार गया था अपनी मोहब्बत के सामने। इसे सब में मन से मोहब्बत थी। वो इसे सीने से लगाए मुसलसल रोए जा रहा था। इसे इतनी तकलीफ में मुब्तला देखकर पाशा के लबों पर मुस्कुराहट आई। इसने अचानक ही जहाँ के हाथ से गन ली और अपने सर के बीचों बीच लाई। इसने अपने हाथों से अपनी जान ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि कोई समझ ही नहीं सका। ज़ुहाब ने शयान को अलग करना चाहा तो शयान की पकड़ में सख्ती है। वो रोने में मशगूल था। इसे अपने दिल के मुकाम के पास सांसें महसूस हुई। 2 साल बाद, इन 2 सालों में सबकी ज़िंदगी बदल गई। कोई जीत कर भी हार गया और कोई हारे हारे जीत गया। इन 2 सालों में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कई क़यामत गुजरी इन 2 सालों में सब पर, कई ज़ख्म भरे किसी के, और कोई इन 2 सालों में अपने रब का शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रहा था। शयान ने सब खोकर सब पाया। वो लम्हा याद करके इसकी रूह फना होने लगती है। इन 2 सालों में कोई भी ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिसमें इसे रब के सजदे में गिर गिर कर इसका शुक्र अदा न किया हो। इसे इस सब का कुछ इसका सब कुछ वापस लौटा दिया। माँ बाप के बाद एक वही थी जिसे खोने पर इसे लगा था वो मर जाएगा। इस दिन इसकी सांसें महसूस करके इसके अंदर फिर से जीने की तमन्ना पैदा हुई। एक वो वक्त, दूसरा अपने हाथों से इसे ज़ख्मी देकर इसका दिल 100 टुकड़ों में हो जाता है। डॉक्टर के अल्फाज अभी तक इसके कानों में सुनाई देते हैं, हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या आपके बच्चे को। यह आपके हाथ में है, आप किसको बचाना चाहते हैं। और इसने अपनी मन को बचाना चाहा। ये वक्त वो था जो इसके लिए क़यामत से कम नहीं था। ये वो वक्त था जिसमें इसे अपनी सांसें बंद होते महसूस हो रही थी। वो हारने लगा था। शयान सुल्तान एक बहादुर आदमी, पाकिस्तान का मुहाफिज, इस वक्त सबको जताने वाला, इस वक्त खुद हारने लगा था। मगर इसके हारते हुए देखकर रब्बुल आलमीन ने इस पर रहम किया और इससे मौजे के तौर पर दोनों की ज़िंदगी दी। इसकी पाक मोहब्बत को देखकर रब ने इसको औलाद भी दी, जिसे देखकर आज तक वो अपने रब का शुक्रगुजार था। इसे इसके रब ने हारने ना दिया। इसकी बेपनाह मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला ने इसको एक चाँद सी बेटी से नवाजा। इस मौके पर तो डॉक्टर भी हैरान हुई, जिनको लगा था ये बच्ची बच नहीं पाएगी। अल्लाह ने इसको सांसें दी, इसको अपने माँ बाप के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिसको पाकर सबकी आंखें बेख्तियार नम हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। सब ने तो मन की ज़िंदगी के लिए दुआएं की थी। इस नन्ही सी जान को तो सब ने मुर्दा समझ गए थे जब इसे सांसें नहीं आ रही थी। मगर अल्लाह जब चाहे कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो ज़िंदा को मुर्दा बना सकता है, तो मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकता। और बस इंसान को अपने अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। सब्र करना चाहते मुश्किल से मुश्किल वक्त में, और अल्लाह कैसे फिर अपने बंदों को मीठे पल से क्यों नहीं नवाजेगा। क्योंकि वो इसके लिए वसीला नहीं बनाएगा। क्यों वो अपने बंदे को अपने दर से खाली हाथ वापस भेजेगा। नहीं, अल्लाह तो बस अपने बंदों की पुकार चाहता है कि कोई तो मुझे पुकारे, कोई तो मुझसे कुछ कहे। और बस शयान ने अपने रब को पुकारा और रब ने सुन लिया। आज इसकी मन भी और इसकी 2 साल की नन्ही सी जान भी नूर अभी थी इसके पास। मन को वो अपने खेल का सब बता चुका था, मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि शयान इससे सच्चा प्यार करता है। इसे और क्या चाहिए। जमशेद और हयात की शादी भी हो चुकी थी। अल्लाह ने इन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा जो बिल्कुल हयात पर गया था, शरारती था। हयात की तरह इसे भी संभालना जमशेद को मुश्किल से मुश्किल काम लग रहा था। और दूसरी तरफ आयशा और साकब की भी शादी मन के ठीक होने पर हुई और इन्हें अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा, जो परी और ज़ुहाब की औलाद न होने पर इन्होंने अपना एक बेटा इन्हें दिलो जान से दिया। ज़ुहाब और परी की कोई औलाद ना थी, जिस पर परी बहुत रोया करती थी। मगर आयशा ने जब इसे अपना बेटा दिया तो इसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। और आज इन दिनों की सालगिरह भी थी। 1 साल होने की खुशी में सब ने घर में बड़ी पार्टी रखी गई, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। आयशा ने कभी इसे महसूस नहीं होने दिया था कि वो इसका अपना बेटा नहीं है।
शाह कहाँ है आप? नूर रोए जा रही है, प्लीज़ इसे चुप करवाएं, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। कमरे में आकर अमन ने सोचों में गुम शयान को देखकर मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। शयान सोचों से बाहर आया और उससे खूबसूरत से गुलाबी पाँव तक छूते खूबसूरत फ्रॉक में हाथों पर मेहंदी लगाए इसके सामने खड़ी थी। इसका दिल गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। इन लोगों को आज ज़ुहाब के यहाँ जाना था, इसके बेटे की सालगिरह मुबारक की खुशी में, मगर हयात मैडम का कहना था कि जब तक वो मेहंदी नहीं लगाएगी नहीं जाएगी। शयान चलता हुआ इसके सामने आया और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने से लगाया। नूर की फिक्र मत करो, पुप्पो इसे संभाल लेंगी। मन ने भी देखा अब इसकी रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो तुम अपनी फ़िक्र करो, इस वक्त तुम हाथों पर मेहंदी लगाए मेरे दिल में उतर रही हो। दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। इसके निचले होंठ को अंगूठों से सहलाते हुए कहा तो हयात को अपना दिल बेकाबू होता दिखाई दिया। तो खा जाए ना, मैंने तो नहीं रोका आपको। इसके गले में हाथ डालकर इसी के अंदाज में कहा तो शयान के लबों पर मुस्कुराहट आई। मर जाओगी। इसके बालों में हाथ डालकर इसके सर अपने करीब किया। मैं भी तो यही चाहती हूँ, मर जाऊँ आपकी कुर्बत में, आपकी सांसों में, अपनी सांसें देकर, आपको आप देखकर, आपकी बाहों में आकर, और मैं कभी जिंदा ना होना चाहूँगी फिर। नज़र इसके होंठों पर जमाए हयात ने इसके नाक से नाक मिलाई। बर्दाश्त कर लोगी तुम मेरी बेपनाह शिद्दत, जिसमें तुम्हें सांस भी लेना मुश्किल आए, सांस लेने में भी मुश्किल आए, तुम्हारी सांसें बंद होने लगेंगी, सोच लो। इसे बाहों में उठाकर बेड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। कर लूँगी बर्दाश्त और अपनी सांसें देकर बचा लेना मुझे, मैं इनकार नहीं करूँगी। अपनी मेहंदी से भरे हाथ इसके सीने पर रखकर खुमार लहजे में कहा तो शयान का ज़ब्त जवाब दे गया। इसे यूं ही गोद में उठाया, पूरी शिद्दत से इसके सुर्ख होंठों पर झुका और अपनी बेपनाह शिद्दतें इस पर लुटाने लगा और हयात के कहने के मुताबिक अपनी सांसें देने लगा। हयात भी मुकम्मल अपना आप देगी। शयान ने इसके लबों को आज़ाद करके इसकी गर्दन पर झुककर अपने होंठ रखे और इसे आराम से बेड पर लिटाकर इसके होंठों पर झुककर इसकी हालत ख़राब करने लगा। इस बार इसके अंदाज में शिद्दत थी। हयात ने इसकी कॉलर को सख्ती से पकड़ा और इसे पीछे करना चाहा, मगर शयान ने इसकी मेहंदी से भरे हाथों को पकड़कर बेड से लगाया और इसे अपनी शिद्दत में भिगाने लगा। एक हाथ इसके बालों में डाले, दूसरे हाथ से इसकी फ्रॉक की डोरी खींचकर इसके कंधों से सरकाई। हयात ने बेडशीट को थामा। शयान ने झुककर इसके दिल के मुकाम पर होंठ रखे। अभी वो आगे जाता कि नूर की रोने की आवाज़ें फिर से आने लगी। मन ने शयान की तरफ देखा जिसने उठकर इसे खड़ा किया और कोई भी गुस्साही किए बिना इसकी फ्रॉक की डोरी बंद की और इसे जाने का कहा तो मन भागकर नीचे गई, मगर जाने से पहले हाथ धोना नहीं भूली। शयान भी मुस्कुराकर तैयार होने चला गया। यार इसको चुप कराओ ना, कब से रोए जा रहा है। जमशेद ने मुसलसल रोते माबेन को देखकर कहा, जो बाप की बात सुनकर और शिद्दत से रोने लगा। तैयार होते हयात ने सोफे से कश उठाकर इसे फेंका और माबेन को उठाया, जो माँ के पास आते ही चुप हो गया और नम आंखों से घूर घूर कर जमशेद को देखने लगा। क्या मुझे क्यों देख रहा है? पता है, सब पता है, बस मेरी बीवी के साथ चिपकने के लिए रोते हो। और क्या करना है तुमने? जमशेद चुप कर जाओ। माँ बहन को फिर से रोता देखकर हयात ने फर्श की तरफ फेंका, जो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल आया। जल्दी तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं, और इस ड्रामे को तैयार करके नीचे ले आओ। बाहर से ही हयात को पैगाम दिया, जिस पर हयात ने मुस्कुराकर अपने शहजादे बेटे को देखा और इसे तैयार करने लगी। माँ बहन इसकी ज़िंदगी में आकर इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। और दूसरी तरफ जिया और राहान उम्रे के लिए गए थे। जमशेद ने इससे माफ़ी भी मांगी थी कि जो भी इसने सुना क्या गलत किया, और राहान ने भी इसे माफ़ करके इस पर हमला करने पर हाथ जोड़कर मुआवजत की, जिस पर जमशेद ने मुस्कुराकर इसे गले लगाया और सारे शिकवे शिकायत ख़त्म की। जिया और राहान ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी थी। जिया भी अपनी गलतियों की सबसे माफ़ी मांगी, ख़ासकर मन से, और मन ने बड़े दिल से इसे माफ़ किया। सबकी ज़िंदगियाँ फिर से खूबसूरत हो गई थी। पाशा के खेल के साथ इनके गम भी ख़त्म हो गए थे और सब ने पुराने वक्त को भुलाकर खूबसूरत ज़िंदगी को थामा और खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने लगे। ये दोनों क्यों नहीं आए अभी तक? रिमशा बेगम ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखकर पूछा। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो बेगम? आते होंगे बच्चे। सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर अपनी बेगम को हिसार में लेते हुए कहा, तो इन्होंने समझते हुए सर हाँ में हिलाया। मामा बाबा यहाँ आए, देखें इसको कितना तंग कर रहा है, प्लीज़ इसको संभालें, मुझे तैयार भी होना है। आयशा ने रोनी शक्ल बनाकर फैज़ान और सुफियान को इन्हें देते हुए कहा,
तो दोनों हंस दिए। अच्छा तुम जाओ, तैयार हो जाओ, हम संभाल लेंगे। रिमशा बेगम ने फैज़ान सुल्तान साहब को देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो आयशा शुक्रिया करके भाग कर ऊपर गई। मेरे शरारती बच्चे क्यों तंग करते मामा को, रिमशा बेगम ने अपनी गोद में बैठते सुफियान की नाक को पकड़ कर कहा तो वह हंसने लगा था, तो साथ फैज़ान भी हंसने लगा। इन दोनों को हंसता देखकर बेख्तियार वो दोनों भी हंसने लगे। पीछे खड़े साकिब ने मुस्कुरा कर यह मंजर देखा और अपने कमरे की तरफ रवाना हुआ। तैयार होने के लिए थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले थे। घर की तैयारी मुकम्मल थी। घर को ताज़ा फूलों से सजाया हुआ था और अंदर एक साइड पर गुब्बारों के साथ तैयार किया हुआ था, जिस पर सफ़ियान, फैज़ान और माहिर का नाम लिखा हुआ था। और दरमियान में एक गुब्बारे से सजा टेबल रखा हुआ था जिस पर सालगिरह केक रखना था और इसके साथ हर तरह के खानों का इंतज़ाम हुआ था। इस तरह खूबसूरती से सब चीज़ों का इंतज़ाम हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि ये घर है। शुक्र है अब आराम से तैयार हो जाऊंगी। आयशा ने सुकून से सांस खारिज करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा। आहा, एक चीख इसके मुंह से निकली जब अचानक अपने पेट पर हाथ महसूस करके इसने देखा तो साकिब था। अल्लाह अल्लाह साकिब, आपने तो डरा ही दिया था, मुझे क्या करते हैं आप, इसके दोनों हाथों पर हाथ रखकर कहा। साकिब मुस्कुरा दिया। एक आंसू बेख्तियार इसकी आंख से निकलकर आयशा के कंधे पर गिरा। आयशा ने तड़प कर रुख मोड़ा। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, बताएं मुझे साकिब। इसे यूं ही चुपनम आंखों से खुद को देखता पाकर आयशा ने परेशानी से कहा, मगर बदले में साकिब ने कुछ नहीं कहा और झुककर इसके लबों पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। आयशा ने घबराकर इसकी शर्ट को थामा। इसके अंदाज में बेपनाह शिद्दत थी। आयशा को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ कि तभी इसने इसके लबों को आज़ाद करके इसके माथे पर मोहब्बत से भरपूर बोसा दिया और इसे गले लगाया। शुक्रिया तुम्हारा आयशा, जितना शुक्रिया करूं कम है तुम्हारा। तुमने मेरी फैमिली को मुकम्मल कर दिया, इस घर को बच्चों की हंसने से भर दिया, मेरी भाभी और भाई का दिल अपने दिल टकरा दिया जो हर कोई नहीं करता। तुमने सबकी खुशियाँ इन्हें लुटाई। आयशा, जितना शुक्रिया करूं तुम्हारा कम है। मेरे मामा पापा खुश रहने लगे, ये घर खिल उठा सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते साथ एक बार फिर इसके माथे पर बोसा दिया। आयशा ने मुस्कुरा कर इसे देखा और इसके दोनों हाथ थाम कर, ये सब मैंने सबकी मोहब्बत में किया है, ना कि किसी पर एहसान। और रही परी आपी को बेटा देने की, वो भी तो मेरी बहन है ना। अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा था, तो क्यों ना मैं देती। अल्लाह ने इसलिए ही तो दिया होगा कि इन्हें औलाद के लम से महरूम ना रखूं। अल्लाह इन्हें भी देगा इंशाअल्लाह। मैंने इन पर भी कोई एहसान नहीं किया और अल्लाह का हुक्म ही ऐसा हुआ होगा, अल्लाह के हुक्म से ही ऐसा हुआ होगा। और आप सबकी इतनी मोहब्बतें मिली तो ये सब करना ही था ना। और आप मुझे शुक्रिया ना कहें, भला अपनों को कोई शुक्रिया कहता है। तो आप अब जाएं, तैयार हो जाएं, वरना आपके चहीते फिर से रोने लग जाएंगे। इसके हाथ पर अपने होंठ रख कर इसे तैयार होने का कहा तो साकिब भी मुस्कुराकर तैयार होने चला गया। आयशा ने अपनी नम आंखें साफ करके साकिब के कपड़े निकालने लगी। इसे जो मोहब्बतें यहाँ से मिली इसने कहीं नहीं देखी थी। इसकी किस्मत भी ऐसी होगी, दिन रात को रब का शुक्रिया करती है जिसने साथ देने वाला हमसफ़र, इतना प्यार मोहब्बत करने वाला घर लोग दिए। इसने हमेशा यही कि अल्लाह सच बेटियों के नसीब इससे भी अच्छे करे। सब मेहमान आने लगे थे। हर कोई इस इंतज़ाम को देखकर दंग रह रहा था कि वहीं पर 3 शहजादों को कुर्सियों पर बिठा दिया गया था। जमशेर, हयात, पुप्पो सब आ गए थे। बस शयान का इंतज़ार था जो आए ही नहीं रहे थे। पर आयशा, हयात तीनों साथ खड़ी बातें कर रही थी और मर्दों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। वहीं सबकी नज़रें अंदर आते लोगों पर पड़ी और हटनी मुश्किल हुई। मन खूबसूरत काले रंग की साड़ी पहने, काले रंग के ही फ्रॉक पहनी नूर को उठाई और दूसरे हाथ सफ़ेद और काले रंग की पैंट शर्ट पहने शयान के हाथ थामे छोटे छोटे कदम लेते हुए अंदर आ रही थी। हॉल में मौजूद सब ने इस खूबसूरत जोड़े को देखकर माशाल्लाह कहा और ये क्या, इनके पीछे ही जिया और आहान भी आते दिखाई दिए। हयात ने हैरानगी से इन्हें देखा। कल ही तो इसने इनका जमशेर से पूछा, इसने तो कहा था अभी नहीं आ सकते। शयान और मन सब मिलकर आयशा और परी के पास आए। नूरा तो नानी के पास आते ही इनके पास चली गई। ये तुम दोनों यहाँ कैसे? जमशेर ने हैरानगी के साथ कहा तो शयान और आहान ने एक दूसरे को देखा। ये बात है कि मुझे धमकी देकर आने को कहा था कि सब मौजूद होंगे, आ जाओ, हम तो कल आने वाले थे। आहान की जगह जिया ने कहा तो सब हंसने लगे। आहा, इस बार भी धमकी दी और ये काम शयान के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ बताओ धमकी क्या दी? जमशेर ने हंसते हुए कहा तो आहान ने घूर कर इसे देखा। वो ये थी कि अगर आज के आज ना आए तो हमें किसी भी होटल में रुकने के लिए जगह नहीं मिली। इस बार भी जिया ने ही कहा तो इस बार फिर से सबका कहका गूंजा जिसमें मन और शयान भी थे। अरे बस करो, क्यों बेचारे को तंग कर रहे हैं? पीछे से जहां ने हाँक लगाई जो अपने भतीजों के साथ खेलने में मसरूफ़ था। और काफ़ी देर हंसी मजाक के बाद सालगिरह का वक्त हुआ तो तीनों के हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर केक काटा और केक काटने के साथ हॉल में तालियां गूंज उठी।
परी और आयशा मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। शान ने अपनी बेटी और मन के साथ तस्वीरें बनाई और हर कपल ने बनाई। शान के कहने पर सब इकट्ठे हुए और एक खूबसूरत फैमिली तस्वीर बनाई और यूं ही कैमरे की क्लिक के साथ ये कहानी भी अपने मुकाम तक पहुंच गई और सबकी ज़िंदगियों में एक बार फिर से खुशियों का बसेरा छा गया। हर गलती का खताब भूलकर एक बार फिर से खुशियों से ज़िंदगियां बसर होने लगी। बहुत कुछ खोकर भी सब्र किया और इन्हें मिला भी बहुत कुछ। किसी को मोहब्बत मिली, किसी को दोस्त मिला, किसी को औलाद मिली, किसी को खुशियों से भरी ज़िंदगी मिली, किसी को कुछ ना मिला, किसी को कुछ ना मिलकर भी कुछ मिल ही गया जिसके बायस वो खुश रह रहे। जिया और हान ने जितना बुरा किया था सबको अल्लाह ने इन्हें आजमाया भी बहुत था। इन्हें भी अभी तक औलाद की नेमत मिली। अगर इन्हें यकीन था अल्लाह पर वो दे देगा और वही देने वाला है। अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, वो बेहतर जानने वाला बेशक। तो ये थे इस नावल की लास्ट एपिसोड एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा वॉइस ओवर। और ये नावल अच्छा नावल था, अच्छी स्टोरी थी। और लास्ट एपिसोड अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट नावल कौन सा होना चाहिए। तो नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।